जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी का जो 3 चैप्टर हैं उस तीनों चैप्टर का वीडियो जो है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, और बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है ना। और इसमें हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो होगा व्हाट इज EMI। व्हाट इज EMI है ना। EMI का मतलब समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंप्लीट करना है तो आप मेरे इस बातों पे ध्यान दें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप पहले इस एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दीजिए। देखिए, वरस्टेड के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था, वरस्टेड एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट 1820 ईस्वी में हुआ था, है ना। पूरा नाम हांस क्रिस्टियन वरस्टेड था, है ना। शॉर्ट में हम लोग वरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कब हुए थे? 1820 में। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आखिर वरस्टेड ने बताया क्या था? वरस्टेड ने ये कहा कि कोई ये वायर है, क्या है? वायर है, करंट कैरिंग वायर। और इस वायर के अगल बगल उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रख दिया था। क्या रख दिया था? मैग्नेटिक कंपास रख दिया था। अब हुआ ये था कि जब वायर के अगल बगल उन्होंने इस प्रकार मैग्नेटिक कंपास रखा, है ना। अब ये समझो ना कि वरस्टेड एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि उन्होंने एक वायर लिया, वायर के अगल बगल उन्होंने क्या रखा? मैग्नेटिक का कंपास रखा। और जैसे उन्होंने इस वायर में करंट को डाला तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन आ रहे थे। बातें समझ में आई? क्या कहा मैंने कि वरस्टेड अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पहले एक वायर लिया, वायर के अगल बगल उन्होंने मैग्नेटिक का कंपास रखा। जैसे वायर में उन्होंने करंट को डाला तो देखा गया कि मैग्नेटिक के कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन होने लगा। अब ये डिफ्लेक्शन हो किसकी वजह से रहा था? तो यहां पे जो मैग्नेटिक कंपास के निडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहे थे वो डिफ्लेक्शन की वजह मैग्नेटिक फील्ड है। डिफ्लेक्शन की वजह क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बातें समझ में आ गया? वरस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? वरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या बता दी इन्होंने? एक बातें तो दुनिया को बता दिया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कितना सौ ईस्वी में दिया? 1820 ईस्वी में। तो कभी भी अगर आप भूलते हो और आपसे लोग पूछे कि वरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है तो आप ये आसान भाषा में जवाब दीजिए कि वरस्टेड ने ही ये बातें बताया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1820 ईस्वी में दिया था, ठीक है। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात यह था कि अगर करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बन सकता है? सोचने वाली बातें हैं। अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट बनना चाहिए। यहां पे कुछ डिस्कवर्ड हुए और डिस्कवर्ड में जो डिस्कवर्ड चले कुछ सालों बाद लोगों ने यह कहा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनेंगे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारे एक और डिस्कवर्ड आए जिनका नाम था माइकल फैराडे, जिनका नाम था माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे 1831 में आते हैं और उन्होंने ये बातें साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी आ सकता है। ठीक है, आपसे यहां सवाल पूछे जाएंगे कि किस साइंटिस्ट के द्वारा यह कहा गया था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है? वरस्टेड के द्वारा 1820 में कहा गया। तो ये बातें किसने साबित कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बन सकते हैं। और ये बातें माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में उन्होंने बता दिया, है ना। अब देखिए थोड़ा सा क्या बताया इन्होंने, है ना। देखिए माइकल फैराडे ये कहते हैं कि ये कोई कॉइल है, एकदम आराम से आप कंप्लीट वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए सर, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे। देखिए यहां पे उन्होंने एक मैग्नेट लिया, है ना, और जब मैग्नेट को इन्होंने कॉइल के पास रखा तो मैग्नेट की वजह से इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड बना। सर एक बात है मैं बता दूं कि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा, देखिए मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर रखा है। अगर ये कोई क्लोज्ड बॉडी और इस क्लोज्ड बॉडी में अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहे हैं तो मुझे बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स कितने हैं? 2 हैं। तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितने होंगे? 2। मैग्नेटिक फ्लक्स कितने हो गए? 3। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 3। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने हो गए? 4। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितने हो गए? 4, है ना। तो एक बात है हमें बताइए कि अभी इसमें से कितनी कॉइल में से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं? 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 1 होंगे। तो यहां पे माइकल फैराडे ने यह देखा कि अगर मैं कॉइल को और नजदीक ले जाऊं, जब उन्होंने कॉइल को और नजदीक लाया तो उन्होंने पाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इंक्रीज कर गए। अब कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए? टोटल 3 हो गए। पहले कितने था? 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने थे? 1। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने हो गए? 3। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितने हो गए? 3। मैग्नेट को उन्होंने जब और करीब लाया तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इंक्रीज कर रहा था। तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे उतने ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेंगे। इसका मतलब आपने क्या देखा कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो यही बातें माइकल फैराडे बताते हैं कि जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाया जाता है, जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाया जाता है तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल में एक करंट आता है, एक नया तरह का करंट आता है जिसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। क्या बातें समझ में आ रहा है? फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्या कहा माइकल फैराडे ने कि जब मैग्नेट को आप कॉइल के पास लाएंगे तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, क्योंकि सर जितने लाएंगे पास उतने ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज कर रहे हैं। तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट होता है। और इसी पूरे घटना को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब मैग्नेट को आप कॉइल के पास लेके जाते हो, जब मैग्नेट को आप कॉइल के पास लेके जाते हो तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उस कॉइल में एक नया तरह का करंट आता है जिसे इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। और इसी पूरे घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या बातें समझ में आ गया? ये भी ध्यान रखने की बात है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये बातें वरस्टेड ने कहा 1820 से, लेकिन ये भी बातें साबित हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आते हैं, वो आपने देख लिया, एक नया तरह का करंट आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आया, जिन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आते हैं, उनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में बताया।
क्या बात है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई दिक्कत नहीं, जब मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाया जाता है तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट होते हैं, और इसी फेनोमेनॉन को, इसी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था? माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। कितने सौ ईस्वी में किया गया था? 1831 ईस्वी में, है ना। चलिए अब थोड़ा आगे समझिए। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब समझिए कि फ्राइडेज लॉ ऑफ ईएमआई, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडेज के जनरली दो लॉ है ना। कितने लॉ? दो लॉ। फ्राइडेज फर्स्ट लॉ, फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये कोई कॉइल है और ये कोई क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट है। जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाया जाता है तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज करता है, जिसके वजह से कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। पर जानना यह है कि फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है। तो फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जब तक इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा, क्या कहता है कि जब तक इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा तब तक उस करंट में, उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बनता रहेगा। फिर से बातें समझिए। फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जब तक इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा, जब तक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा तब तक उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बनता रहेगा। और यही बातें हमें किस में बताया गया? फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है? वीडियो को पीछे करके आगे करके आप आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहा ये आप जान गए। अब समझिए कि फ्राइडेज का सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, है ना। देखिए अभी एक बात है, आपने ध्यान दिया कि जब तक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आता रहेगा, इंड्यूस्ड करंट बनता रहेगा। लेकिन उस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। सर इस कॉइल में कौन सा करंट बनते हैं? इंड्यूस्ड करंट बनते हैं, इंड्यूस्ड करंट बनते हैं। अगर करंट है तो स्वाभाविक है इसके पास वोल्टेज भी होंगे, अपने सेल भी होंगे, है ना। करंट अगर इंड्यूस्ड हुए तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होंगे। तो फ्राइडेज का सेकेंड लॉ ये कहता है कि इस कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाली करंट या इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए फ्राइडेज का सेकेंड लॉ है। क्या कहा फ्राइडेज का सेकेंड लॉ ने कि इस कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाली करंट या इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो गए, उसके मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए फ्राइडेज सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ते हैं। क्या बातें समझ में आ रहा है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहा, समझ में आ गया। जब तक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बनता रहेगा। फ्राइडेज का सेकेंड लॉ कहता है कि उस कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस करंट और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम लोग फ्राइडेज का सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, है ना। और देखिए फ्राइडेज का सेकेंड लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ is directly proportional to the rate of change in magnetic flux यानी phi2 minus phi1। रेट ऑफ कहा है यानी T2 minus T1।
मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या आएंगे, 5t - 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई और इसे डेल्टा टी। सर यहाँ पे k का जो वैल्यू फ्राइडेज कांस्टेंट का वैल्यू वो 1 है, तो आप इसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ k के जगह 1 इंटू डेल्टा फाई डेल्टा टी, यानी क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। क्या बात है, समझ में आ गया। और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरी स्मॉल यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ करें कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज कर रहा हो तो वहां डेल्टा फाई नहीं, वहां लिखेंगे डी फाई बाई डी टी। क्या बात है, समझ में आए। यानी फ्राइडे सेकंड लॉ ने यही तो कहा कि इस कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ये होगा। कोई दिक्कत, अगर करंट निकालना चाहो तो अब निकाल सकते हैं। वी नो दैट, अपने ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालोगे V बटा आर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि V नहीं बल्कि यहां पे हम लोग क्या लेंगे, E लेंगे। क्या बात है, समझ में आ रहा है। तो I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बटा आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ये कितना है, डी फाई बाई डी टी, और बटा में क्या है, आर। तो क्या मैं इसको आर को अलग करके ऐसे लिख सकता हूं, 1 बाई आर, 1 बाई आर, आर को अलग करा और ई की जगह डी फाई बाई डी टी। क्या कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये था चैप्टर नंबर 4 में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं, फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ क्या होते हैं, फ्राइडेज का सेकंड लॉ क्या होते हैं। वैसे हम वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, वहां पे आप विस्तार से लिख लीजिएगा, है ना। बस कोशिश कीजिए कि जितने समझाए जाते हैं समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।